कॉन्ट्रैक्ट है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब अटॉर्नी जनरल की, तो मुझे नहीं लग रहा आप उसे एम्प्लॉय कहोगे। तुमने क्या पढ़ा है? नहीं, एम्प्लॉय नहीं, अटॉर्नी जनरल भी है फिर यार। एम्प्लॉयमेंट नहीं है अंडर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, तो एक तो पहले वो एक बार सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में डिस्ट्रिक्ट जज हैं, तो दो नाम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज। कभी कभी लेता है डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो क्या अंतर है डिस्ट्रिक्ट जज और सेशन जज में? हाँ, क्रिमिनल में सेशन जज है, ठीक है, और अदरवाइज क्या है, आप डिस्ट्रिक्ट जज हो, डिस्ट्रिक्ट जज हो, ठीक है। उसकी हिरार्की वगैरह तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट जज होगा, उसके नीचे एडिशनल जजेज होंगे, ठीक है। तो जो डिस्ट्रिक्ट जज है उसके पास अपीलेट अथॉरिटी होती है। सबसे पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, उसके बाद CMM हो गए, चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट हो गए, उसके ऊपर एडिशनल जज, दे आर आल्सो सेशन जज, और जो डिस्ट्रिक्ट को हेड करेगा जनरली उसको बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज। तो तो जब वो क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन को ऑपरेट करता है तो वो सेशन जज है, और जब वो सिविल ज्यूरिसडिक्शन को ऑपरेट करता है तो वो डिस्ट्रिक्ट जज है, ठीक है। सब बेसिक चीज़ें हैं। अगर इनका अपॉइंटमेंट देखें तो अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट, ठीक है। और एक कंडीशन लिखी हुई है कि भारत सरकार में या राज्य सरकार में एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए, ठीक है। दूसरा, 7 साल शायद उसने प्लीड किया हो, या तीसरा लिखा है कि स्टेट हाई कोर्ट एडवाइस करे। तीन कंडीशन में अगर हाई कोर्ट, सुनो, 3 कंडीशंस क्या हैं। पहली, गवर्नर अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट, ऐसा है ना, ये कन्फर्म है। तो गवर्नर अपॉइंट करेगा इन कंसल्टेशन विद स्टेट हाई कोर्ट। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग दिव्यांशु आज? आज सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। लोकल गवर्नमेंट पढ़ेंगे। सही बताया तुमने। अरे इधर बढ़ो थोड़ा, इनका चेहरा देखने को यार। लेकिन यार 7 साल की प्लीडिंग तो जरूरी नहीं है। हाँ, और है, ही शुड हैव बीन एडवोकेट और ए प्लीडर फॉर 7 ईयर्स। तो ये तो यार जो स्टेट PSC से जाते हैं वो तो एडवोकेट और प्लीडर नहीं होते हैं 7 ईयर्स से। शुड हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशंस, तीनों होनी चाहिए। लेकिन अगर जो स्टेट अब इन्होंने कर दिया, अब एक रूल आया है, 3 साल का रूल किया है। नहीं, ये सारे अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज है। अच्छा, अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेज अलग है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन एंड द हाई कोर्ट, ठीक है। तो सुनो भाई, इधर देखो, डिस्ट्रिक्ट जज के लिए एक बार देख लो, अपॉइंटमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट 233 आज इसको करना है। उसके बाद एक बार ट्रिब्यूनल्स देख लेंगे, 323A 323B, छोटे छोटे ट्रिब्यूनल्स हैं, उस पर क्वेश्चन आ सकता है। कलारों में मिलेगा परसों सवाल आपको ट्रिब्यूनल में। और उसके बाद जो है उसके बाद क्या है, उसके बाद एक बार वो देख लो, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है, पंचायती राज। तो एक बार आर्टिकल देख लो 233 में डिस्ट्रिक्ट जज की बात हो रही है, डीजे अपॉइंटमेंट। तो गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट, ठीक है। तो गवर्नर प्लस हाई कोर्ट की कंसल्टेशन से अपॉइंट करेगा।
और यहाँ कंसल्टेशन का मतलब वही कॉन्करेंसी है, यहाँ हाई कोर्ट ही रिकमेंड करता है, ठीक है। अब कौन है? ए पर्सन नॉट ऑलरेडी इन द सर्विस ऑफ यूनियन ऑफ स्टेट शैल ओनली बी एलिजिबल। तो पहले से आप यूनियन स्टेट की सर्विस में नहीं होने चाहिए, तो डीएम को, एसडीएम को, तहसीलदार को, आपको, हमको, मतलब हमको तो क्या, बाकी जो सर्विस में नहीं है उनको अपॉइंट कर सकते हैं। इफ़ ये नॉट लेस देन 7 ईयर्स एन एडवोकेट, तो ठीक है, पहली कंडीशन है कि सर्विस में नहीं होने चाहिए, दूसरी कंडीशन है 7 ईयर्स, अगर डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट अपॉइंट करना हो तो 7 ईयर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। एंड इज रिकमेंडेड बाय हाई कोर्ट, तो तीसरा भी कंपलसरी है, रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट, तो 3 कंडीशन है। सर एक क्वेश्चन सर, जैसे हाई कोर्ट में हमने पढ़ा था कि कोई जज का उसमें होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट में भी जज के लिए बताया था, लेकिन सर इसमें जज का कोई नहीं, जो लोअर डिस्ट्रिक्ट के जजेस हैं जो पीसीआरजे के थ्रू सिलेक्ट होते हैं, सर वो लोग डिस्ट्रिक्ट जज कैसे बनते हैं? तो आ गए ना रिकमेंडेशन ऑफ हाई कोर्ट। अरे रिकमेंडेशन भी है। और नहीं, एक मिनट यार, नॉट लेस देन 7, जैसे ये जो कह रहे हैं, एक मिनट, नहीं वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि अगर कोई मुंसिफ मजिस्ट्रेट है, एमएम है, एमएम को अगर मुझे प्रमोट करके डिस्ट्रिक्ट जज बनाना हो तो उसका क्या प्रोसेस है? नहीं तो अब इसका मतलब समझो, पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेज इन एनी स्टेट शैल बी मेड बाय द गवर्नर इन कंसल्टेशन विद हाई कोर्ट एक्सरसाइजिंग ज्यूरिसडिक्शन लिस्ट। अब जो दूसरी कंडीशन लिखी है 7 ईयर्स एन एडवोकेट और ए प्लीडर, हाई कोर्ट चाहे तो अपॉइंट कर सकता है, नीचे लिखा है सर इट शुड बी रिकमेंडेड बाय द हाई कोर्ट। एंड है और नहीं है, एंड है। इसका मतलब है किसी को मैं प्रमोशन करना है, सपोज मैं सेशन जज से डिस्ट्रिक्ट जज बनाना है किसी को, तो उसके लिए प्लीडर वाली बात कहाँ से आ गई? इफ ही हैज नॉट लेस देन 7 ईयर्स एन एडवोकेट और ए प्लीडर, समझ रहे हो सवाल मतलब क्या है? चलो 233 ये देखो एक बार, 233 ये क्या है? जल्दी देखो 233 है, हैं? एक मिनट, 233 में कह रहे हैं वैलिडेशन ऑफ अपॉइंटमेंट्स ऑफ एंड जजमेंट्स। यार एक बार 235 देखो, द कंट्रोल ओवर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट एंड कोर्ट सबऑर्डिनेट्स देयर टू इंक्लूडिंग द पोस्टिंग एंड प्रमोशन ऑफ and the grant of leave to person belonging to the judicial service of a state holding any post inferior to the post of district judge shall be vested in high court, but nothing in this article shall be constitute as taking away from any such person any right of appeal ... तो एक बात तो क्लियर है कि इनकी अथॉरिटी किसके पास है? हाई कोर्ट के पास है, ठीक है। तो अब इन्होंने वैसे कुछ ना, जो बस साली एक चीज़ यहाँ पे क्लैश कर रही है, अदरवाइज इन लोगों ने स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स बनाए हुए हैं, स्टेट जुडिशियल सर्विस रूल्स, और इसमें कुछ सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस भी हैं, ठीक है। तो अपॉइंटमेंट है तो यही, यार मेरी बात समझो, जो सेकेंड है वो मुझे लग रहा है डायरेक्ट अपॉइंटमेंट के लिए है। अगर आप डायरेक्ट किसी को अपॉइंट कर रहे हो, अगर आप डायरेक्ट किसी को अपॉइंट कर रहे हो डिस्ट्रिक्ट जज, तो 233 एलिजिबल होगा। और अगर प्रमोशन के थ्रू कर रहे हो, ठीक है, अगर आप प्रमोशन के थ्रू कर रहे हो तो फिर वो 235 जो स्टेट हाई कोर्ट है वो कुछ क्या बनाएगा,
रूल्स बनाएगा, उसके अनुसार प्रमोशन है। ये है एक्चुअल, ठीक है। तो अगर डायरेक्ट आप अपॉइंटमेंट कर रहे हो किसी को डिस्ट्रिक्ट जज, ये सरकारी वकील वगैरह होते हैं, इनको डिस्ट्रिक्ट जज बना देते हैं कभी कभी। सर इसमें लेकिन ये भी लिखा हुआ है ना, एनी पोस्ट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज, 235 235 में में ना, इसमें लिखा हुआ है सर प्रमोशन के बाद एनी पोस्ट इंफीरियर टू डिस्ट्रिक्ट जज तक किए। एंड एनी पोस्ट इंफीरियर टू द पोस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जज, तो डिस्ट्रिक्ट जज का प्रमोशन थोड़ी कर पाएगा। नीचे वालों का डिस्ट्रिक्ट जज से जो नीचे हैं उनके प्रमोशन की बात हो रही है। जो डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे हैं इनके प्रमोशन की बात हो रही है। तो कह रहे हैं उनका प्रमोशन हाई कोर्ट में वेस्टेड है। डिस्ट्रिक्ट जज भी सर इंक्लूडेड है उसमें। प्रमोशन डिस्ट्रिक्ट जज तक होना है, तो ऑब्वियसली डिस्ट्रिक्ट जज से नीचे है, अब डीजे में प्रमोशन होना है, तो कह रहे हैं इन सबका प्रमोशन हाई कोर्ट करेगा, ये कह रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो लगभग यही चीजें हैं। स्ट्रक्चर एडमिनिस्ट्रेशन सब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा, उसी का सुपरविजन है। बाकी इसमें और ज्यादा आर्टिकल तो है नहीं भाई। ठीक है, तो इसका अपॉइंटमेंट रिमूवल वगैरह सब हाई कोर्ट, जो कंडीशंस हैं फलाना है दिमाग का सब हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। और कोई रिमूवल का कोई ग्राउंड नहीं दिया हुआ है तो स्टेट हाई कोर्ट्स रिमूवल की कहीं बात की इन्होंने? रिक्रूटमेंट ऑफ पर्सन्स अदर देन डिस्ट्रिक्ट जज, तो उनका तो वही एग्जाम होगा। तो डिस्ट्रिक्ट जज या तो प्रमोशन के थ्रू जाएंगे या डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा। डायरेक्ट अपॉइंटमेंट होगा तो ये कंडीशन है, और प्रमोशन के थ्रू जाएंगे 235 से प्रमोट होंगे, 235 से प्रमोट होंगे भाई, ठीक है। यही है भाई इसका, और बात बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। अब ट्रिब्यूनल्स देख लो एक बार। ट्रिब्यूनल्स कहाँ पे हैं? ट्रिब्यूनल्स का वो कौन सा है? ट्रिब्यूनल्स का 323A देखो एक बार, 323A। तो पार्ट 14A, तो पहले तो पार्ट ही कभी कभी पूछ लेते हैं। पार्ट 14A, 14A है ना, और इसमें दो ही आर्टिकल हैं शायद, 323A और 323B। 323A 323B। अब दोनों में बेसिक अंतर क्या है कि 323A, ठीक है, यूनियन की जो सर्विसेज हैं उसके लिए पार्लियामेंट को अथोराइज कर रहा है कि आप ट्रिब्यूनल बना सकते हो। 323B जो सर्विसेज के अलावा बाकी जो मैटर्स हैं उनके लिए पार्लियामेंट, ये अब देखो 323A में सिर्फ पार्लियामेंट ट्रिब्यूनल बना सकता है, पार्लियामेंट। अभी एक बार पढ़ लेते हैं। 323B में पार्लियामेंट और जो स्टेट सब्जेक्ट हैं उन पे स्टेट लेजिस्लेचर भी ट्रिब्यूनल बना सकता है। एक एक करके देखो। 323A देखो, पार्लियामेंट में बाय लॉ, पार्लियामेंट में बाय लॉ, ठीक है। तो पार्लियामेंट बनाएगा, प्रोवाइड फॉर द एडजुडिकेशन और ट्रायल बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स ऑफ डिस्प्यूट्स एंड कंप्लेंट्स with respect to ... in connection with the affairs of union or any state or any local or other authority within the territory of India or under the control of government of India ... तो अगर सर्विस कंडीशन से संबंधित ट्रिब्यूनल स्टेट के लिए भी बनाना है तो पार्लियामेंट बनाएगी, ठीक है। और अगर यूनियन के लिए बनाना है, जैसे क्या है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, कैट, सैट, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल, तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल हैं वो सिर्फ पार्लियामेंट बनाएगी 323A में। इतना क्लियर है? अब मेंस में आप पढ़ना ट्रिब्यूनल्स की क्यों जरूरत पड़ी, क्या कलाकारी है। तो ठीक है, स्पीडी जस्टिस है, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस फॉलो करते हैं, रिगरस प्रोसेस नहीं है। और ट्रिब्यूनल्स में इन जनरल जुडिशियल ऑफिसर भी रहते हैं और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी रहते हैं। जैसे सर्विस मैटर्स हैं तो इट इज़ क्वाइट पॉसिबल दैट ए जज इज नॉट वेल वर्स्ड इन सर्विस कंडीशंस, या तो पढ़े सर्विस कंडीशन, पढ़ने के बाद वो वर्डिक्ट दे। तो इन्होंने क्या किया है कि अगर 5 मेंबर हैं उस ट्रिब्यूनल में तो 2 जुडिशियल मेंबर ले लिए हैं, 2 एडमिनिस्ट्रेटिव मेंबर ले लिए हैं। जैसे हमारे इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल होता था,
तो इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में कुछ जजेज ले लेते थे और कुछ रिटायर्ड इनकम टैक्स ऑफिसर्स ले लेते थे। तो इनकम टैक्स ऑफिसर्स जो होते थे वो टेक्निकल एस्पेक्ट देख लेते थे और जो जजेज होते थे वो जुडिशियल एस्पेक्ट देख लेते थे, तो फिर एक वर्डिक्ट आ जाती थी। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स का बेसिक यही है कि फास्ट जस्टिस हो, स्पीडी जस्टिस हो, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को आप फॉलो करें, ये सब बेसिक ट्रिब्यूनल्स के फायदे हैं। हालांकि ट्रिब्यूनल्स को सेपरेशन ऑफ पावर के अगेंस्ट माना जाता है और इसको एक एडमिनिस्ट्रेटिव इविल की तरह देखा जाता है कि जुडिशियल वर्क है, आप अफसरों से करा रहे हो, तो ऑब्वियसली अगर वो इनकम टैक्स की अथॉरिटीज़ होंगी तो अपने डिपार्टमेंट के लिए वो थोड़ा सा कंसर्न होंगी। तो इसलिए इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल में कई बार जो निर्णय होता है मैक्सिमम टाइम वो डिपार्टमेंट के फेवर में ही होता है, तो उन सबसे अभी यहाँ प्रीलिम्स में मतलब नहीं है। अब लॉ जो बनेंगे तो देखो क्या करें, यूनियन ईच स्टेट के लिए बना सकते हैं, एक या ज़्यादा स्टेट के लिए बना सकते हैं, स्पेसिफाई द ज्यूरिसडिक्शन, पावर्स, अथॉरिटी, तो सारा पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। ठीक है, सारा जो है पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, प्रोसीजर पार्लियामेंट डिसाइड करेगा, ज्यूरिसडिक्शन पार्लियामेंट डिसाइड करेगा। अब इसमें एक है कि एक्सक्लूड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ ऑल कोर्ट, डी, सेकंड का डी देखो, कह रहे हैं कि इनके खिलाफ आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। तो ट्रिब्यूनल जो भी इन्होंने कैट और सैट शुरू में बनाया था, कह रहे इनके खिलाफ अगर आप अपील करोगे तो आप सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हो। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट का डिसीजन था, उन्होंने कहा, हाँ, चंद्र कुमार केस, उन्होंने कहा नहीं, बेसिकली जो हाई कोर्ट्स की जुडिशियल रिव्यू की पावर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका वायलेशन है। तो कहा आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो ट्रिब्यूनल के खिलाफ, और सुप्रीम कोर्ट ने फर्दर इसको कंफर्म किया है। तो अब आप ट्रिब्यूनल के निर्णय के खिलाफ एक आपको अपील और मिल रही है, आप हाई कोर्ट में अपील कर सकते हो और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। हाँ, कॉन्स्टिट्यूशन में यही लिखा है कि आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट अपील करोगे ट्रिब्यूनल के खिलाफ। ठीक है, और कुछ है ट्रिब्यूनल में, देखोगे लक्ष्मीकांत में और कुछ लिखा हुआ है इंपॉर्टेंट चीज़ें। अच्छा, अब कितने ट्रिब्यूनल हैं, तो इन्होंने शायद ढेर सारे राज्यों में बना दिए हैं। ठीक है, बनाए ट्रिब्यूनल। हाँ, कई बार कितनी चीज़ें जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखेंगे, स्पीकर डिसाइड करेगा कि मनी बिल है और उसका निर्णय फुल एंड फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, नहीं, फुल एंड फाइनल नहीं होगा। कहा भाई स्पीकर डिसाइड करेगा एंटी डिफेक्शन लॉ में और उसका निर्णय फुल एंड फाइनल होगा। सुप्रीम कोर्ट का नहीं, फुल एंड फाइनल नहीं होगा। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि जो है इक्वालिटी प्रोसीजर इस्टेब्लिश बाय लॉ से हम आपकी लिबर्टी को कर्टेल कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का नहीं कर सकते हो, आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से करोगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन इवॉल्व तो हो ही रहा है ना, जो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब जो प्रोविजन है, तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है लेटर में मत देखो, स्पिरिट में देखो। ठीक है, डोंट उसे ये मत देखो लिखा क्या है, ये देखो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर की भावना क्या है। अब ऊपर जाके मिल के आते हैं, भावना पूछ के आते हैं कि जो तुम लिख रहे थे तो तुम्हारी भावना क्या थी। अब इन्हीं को पता है भावना क्या थी, तो भावना बता देते हैं बार बार, एक तरीके से नया कॉन्स्टिट्यूशन लिख देते हैं। भाई है तो यही ना, इंटरप्रिटेशन तो यही कर रहे हैं। तो एक तो ऐसा एक प्रोविजन थोड़ी, जैसे 575 प्रोविजन मिल जाएंगे कॉन्स्टिट्यूशन में, जो लिखा कुछ और है एग्जैक्टली, सुप्रीम कोर्ट कहे कुछ और रहा है, और वो बाइंडिंग है। तो किस में था कि सुप्रीम कोर्ट के सारे ऑर्डर बाइंडिंग होंगे, सारे गवर्नमेंट अथॉरिटी ... कंप्लीट जस्टिस में था ना कल 142। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में और देखो कुछ हो, जल्दी देखो। हैं? हाँ, संसद ने एक्ट पारित किया था, ट्रिब्यूनल एक्ट, देखो लिखा होगा 1985 में एक्ट पारित किया है, और उस एक्ट से इन्होंने ट्रिब्यूनल बनाया हुआ है, कैट। ठीक है, अब ये देख लो अभी कितने कैट की कितनी ब्रांचेज हैं, 17 ब्रांचेज हैं कैट की। लखनऊ में भी है सैट। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश इलाहाबाद ब्रांच है और लखनऊ बेंच है, तो 2 बेंच हैं कैट की। ठीक है, हाँ दे देते हैं उसको, जो चाबी दे दो। ठीक है, ये ब्रांच पूछ सकते हैं भाई। ठीक है, अब एक चीज़ देख लो कि इनके जो इसमें जो पार्लियामेंट लॉ बनाएगी तो बताएगी ट्रिब्यूनल को हेड कौन करेगा। तो पहले कुछ ऐसा होता था, इसमें एक चेयरमैन होता था, एक वाइस चेयरमैन होता था और मेंबर्स होते थे। अब किस मैटर के लिए, अब चेयरमैन जनरली रिटायर्ड हाई कोर्ट जज है, देखो लिखा है लक्ष्मीकांत में, जो इसका चेयरमैन है, क्योंकि ये लॉ में है, कॉन्स्टिट्यूशन में है नहीं, तो या तो आप लॉ पढ़ो एग्जैक्टली क्या है, ट्रिब्यूनल एक्ट पढ़ो, नहीं तो देख लो इसमें क्या लिखा है, 2-4 फैक्ट्स हैं, प्री में सॉल्व हो जाएंगे, मेंस में देखना आप इसको। तो लक्ष्मीकांत में लिखा है कि इसको हेड कौन करेगा,
कौन हेड करेगा? हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी का चेयरमैन होगा। एक हाई पावर्ड सिलेक्शन कमेटी है जो सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट का सिटिंग जज होगा। हाँ, जो उसका अध्यक्ष होगा, हाई पावर्ड सिलेक्शन, अब वो रिकमेंड करेगा। अच्छा, एंड अपॉइंट कौन करेगा? अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट तो रिकमेंड कर, अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट वो तो रिकमेंड करेगी, अप्रूव करेगी उसको, ठीक है। लेकिन अपॉइंटमेंट कौन कर रहा है? अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट कर रहा है, हैं? नॉमिनेशन इसका चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट लिखा होगा। हाँ, तो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी फिर इसका मतलब। यही छोटी छोटी चीजें देख लो यार। प्रेसिडेंट अलग चीज है, सेंट्रल गवर्नमेंट अलग चीज है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है देखो ये लिखा हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, हाँ लिखा है अपॉइंटेड बाय। जब वैसे देखो, जैसे कुछ पोस्टें जिनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करता है और कुछ पोस्टें जिनका अपॉइंटमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, तो दोनों में अंतर क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब है कि मिनिस्ट्री अपॉइंट कर रही है आपको, मिनिस्ट्री, ठीक है, मिनिस्ट्री अपॉइंट कर रही है। और प्रेसिडेंट का मतलब प्रेसिडेंट अपॉइंट कर रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट के जज प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, लॉ एंड मिनिस्ट्री अपॉइंट नहीं कर रही है, ठीक है। सीबीआई जो डायरेक्टर है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट नहीं कर रहा है, उसे मिनिस्ट्री अपॉइंट कर रही है, जो जिस मिनिस्ट्री के अंडर सीबीआई आ रही होगी। PWR ने लिखा है मेड अपॉइंटमेंट में मेड बाय द प्रेसिडेंट बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जज लेड कमेटी एंड अप्रूव्ड बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। ठीक है, तो एक तो कल हमने कैबिनेट कमेटी देखी थी, तो उसमें एक अपॉइंटमेंट कमेटी थी कैबिनेट की, ठीक है, कैबिनेट कमेटी ऑन अपॉइंटमेंट थी, नहीं थी, एक तो कमेटी हो गई, ठीक है। दूसरा एक सुप्रीम कोर्ट के जज द्वारा लेड एक सर्च, कौन सी कमेटी है? सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है। तो वो सर्च कम सिलेक्शन कमेटी रिकमेंड करेगी, फाइनली जो कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट है वो उसे कहेगी चलो ठीक है, और फाइनली फिर अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, इसका ध्यान रखना है। मेरे मतलब लक्ष्मीकांत में है कहाँ? वैसे पता है मुझे जो अंदर से फील आ रही है कि इसको सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अपॉइंटमेंट होना चाहिए यार, दोनों में देखिए सर, हैं? यहाँ पे देखिए सर, ये द अपॉइंटमेंट ऑफ चेयरमैन एंड मेंबर्स ऑफ द कैट इज मेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट डॉट 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 ये स्टेट में यहाँ पर भी लिखा है सर, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। स्टेट में दोनों में से लिखा होगा। सुनो भाई, एक बार इसको चेक करो यार, प्रेसिडेंट लक्ष्मीकांत बेबी गद यार। वैसे ना अभी इसमें अमेंडमेंट भी हुआ था कुछ दिन पहले, हैं? दोनों का, कैट में 2002 में इन्होंने अमेंडमेंट किया है, वो 2020 में अमेंडमेंट किया है इस एक्ट में, देखो लास्ट में आगे होगा। किसमें? तो एग्जैक्ट देख लो, कैट या सेंट्रल गवर्नमेंट मान लो पूछ लें। So the chairman and members of SAT are appointed by president after consultation with governor of state concerned. वो बात तो ठीक है, पुरानी वाली में ही दिया, नई वाली में इन्होंने बदल दिया है, मैं ये कह रहा हूँ, हैं? नई वाली में इन्होंने चेंज कर दिया है। अब कॉन्स्टिट्यूशन में तो लिखा नहीं है, तो लॉ देखो यार, हैं? कैट अमीन, हैं? अरे इसे मत देखो यार, तो वो है, क्या है, वेरेक नहीं, वो देखो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल लॉ, हैं? पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट बाय लॉ का मतलब है, सुनो, पार्लियामेंट तो ये बताएगी कि कौन सा ट्रिब्यूनल होगा, उसका जुरिडिक्शन क्या होगा, उसके फंक्शन क्या होंगे, कौन अपॉइंट करेगा, तो उस लॉ में ये सब चीजें लिखी होंगी। अब वो लॉ क्या है? में ये दिखा रहा है प्रेसिडेंट ही है सर, हाईलाइटेड वाला पार्ट, और इंडियन कानून की वेबसाइट जो है उसमें भी सर ये इसमें जो क्लॉज 2 का सब क्लॉज बी है, इसमें लिखा हुआ है स्पेसिफाई द जुरिडिक्शन पावर्स एंड अथॉरिटी। तो ये सब पार्लियामेंट डिसाइड कर लेगा। हाँ, तो उसने पार्लियामेंट डिसाइड करके सेंट्रल गवर्नमेंट को कर दिया होगा। हाँ, तो वही तो कंफर्म करना है कि पार्लियामेंट ने प्रेसिडेंट को डिसाइड किया है या सेंट्रल गवर्नमेंट को डिसाइड किया। जल्दी देखो, इसमें तो टाइम मत लगाओ यार।
members are appointed by the President of India based on recommendation of a selection committee which includes a Chief Justice of India nominee, senior Supreme Court judge and a ministry representative, ensuring merit based solution. कौन करेगा भाई? एक्ट ही देखना पड़ेगा क्या? इसमें यार सुनो, 2021 में एक सर्च करो, 2021 में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट आया था, मुझे लग रहा है उसमें इन लोगों ने प्रेसिडेंट की जगह सेंट्रल गवर्नमेंट कर दिया है, कुछ ऐसा है। 2021 में इन्होंने ट्रिब्यूनल्स है ना, इस एक्ट में अमेंडमेंट किया है 2021 में, तो शायद पहले प्रेसिडेंट हो और 2021 में इन लोगों ने कर दिया होगा सेंट्रल गवर्नमेंट। हाँ तो पुराना दिखा रहा है, एक बार चेक करो, गूगल करो, लिखो एज पर, गूगल में पुराना डाटा दिखा रहा होगा ना, नहीं किया होगा। दो 2021 में चेंज हुआ है कुछ, हाँ? क्या लिखा है 2021 में? किस में लिखा है? हाँ? किसकी वेबसाइट पे? कोचिंग वेबसाइट पे नहीं, नहीं वो 21 में चेंज हुआ है बेटिया, साल नहीं समझ रहे हो, लिखा है 21 में। हाँ एक ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट आया था 2021, जहाँ तक मुझे याद है। हाँ ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2021 आया था, ठीक है, तो उस एक्ट में शायद इन्होंने प्रेसिडेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट किया है, जहाँ तक मुझे लग रहा है किया है। एक बार देखो, मिल गया ना, क्या है? तो एक्ट ही मिल गया देखो इनको अभी, ठीक है, एक्ट है, अब उसमें देखो यही लिखा है, सुन लो बेटा, द चेयरमैन एंड मेंबर ऑफ द ट्रिब्यूनल शैल बी अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ये अमेंडमेंट वाला एक्ट है ना, देखो 2021 में अमेंडमेंट हुआ है, अब देखो फाइनल एक्ट है, ठीक है, इसमें देख लो क्या है। तो अब इसमें कोई डाउट नहीं रहना चाहिए कि कौन अपॉइंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट, पहले प्रेसिडेंट करता था, ठीक है, अब इसमें इन्होंने चेंज कर दिया है। अब ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है भाई। चेयरपर्सन, अब एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी में कौन कौन होगा? चेयरपर्सन होगा जो या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा या जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड होगा, 2 मेंबर होंगे, चलो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, तो देख लेना। तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा? ट्रिब्यूनल्स के मेंबर्स का, और प्रेसिडेंट सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। अब लिखा है सेंट्रल गवर्नमेंट, तो 2021 में इन्होंने इसको चेंज किया है, 2021 से पहले प्रेसिडेंट ही था, 2021 में कर दिया इन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, तो ठीक है, लॉ है, पार्लियामेंट ने चेंज कर दिया, उसमें बहुत बड़ी कलाकारी नहीं है कोई, ठीक है। अब इसमें इनका जो है एक कंडीशन और लिखी है कि उम्र मिनिमम 50 साल होनी चाहिए, ठीक है। टेन्योर कितना है? टेन्योर 5 साल है, 6 साल है? टेन्योर कितना लिखा है बेटा? हाँ तो सही है, अब रिफॉर्म एक्ट में टेन्योर भी शायद इन्होंने चेंज किया था, 4 इयर्स कर दिया टेन्योर, जो एक्ट इन्होंने चेंज किया है उसमें अब टेन्योर कर दिया है 4 साल, लक्ष्मीकांत में चेंज कर लो, तो पहले टेन्योर था इनका 5 साल, अब इनका टेन्योर कर दिया है 4 साल। 70 ईयर्स और मेंबर कितना कर दिया है? 67 ईयर्स। तो अब ये है कहानी, इतना अगर मान लो सवाल आता है तो टफ सवाल हो जाएगा ये, ठीक है। तो क्या क्या चीजें हो गई? सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, 4 ईयर टेन्योर, तीसरी चीज हो गई चेयरमैन के केस में 70 ईयर्स है और मेंबर्स के केस में कितना है? 67 ईयर्स। अभी इन लोगों ने वो इलेक्शन कमीशन में भी चेंज किया है, इंफॉर्मेशन कमीशन में भी चेंज किया है, टेन्योर कम किया है, और ह्यूमन राइट कमीशन में भी कलाकारी की है लेटेस्ट में 2021-22 के आसपास, हाँ अपडेट करना पड़ेगा भाई। तो अब ये क्लियर है, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अपॉइंटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, अब टेन्योर भी 4 साल का है, मेंबर्स का भी, चेयरमैन का भी, और 70 साल और 60 साल, ठीक है। और एक सर्च कम सिलेक्शन कमेटी है, वो फाइनली अप्रूव करवाएगी कैबिनेट कमेटी एंड अपॉइंटमेंट से। सर्च कम सिलेक्शन कमेटी
को या तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हेड करेंगे या इनके द्वारा नॉमिनी कोई जज हेड करेगा। तो उसमें गवर्नमेंट के भी लोग होते हैं, जुडिशरी के भी लोग हैं, वो सब लोग मिलके अपना खेल खेल लेंगे। ठीक है, तो 323 ये सर्विस मैटर्स के लिए ट्रिब्यूनल हैं। और 323 में खास चीज़ ये है कि चाहे स्टेट के सर्विस मैटर्स हों या सेंट्रल के सर्विस मैटर्स हों, ट्रिब्यूनल पार्लियामेंट ही बना सकता है 323 में। ये बेसिक अंतर है। 323 में ट्रिब्यूनल्स पर अदर मैटर की बात की गई है। अब यहाँ लिखा है अप्रोप्रिएट लेजिस्लेचर में बाय लॉ। इसका मतलब है कि 323 में जो ट्रिब्यूनल्स हैं दे कैन बी इस्टेब्लिश बाय पार्लियामेंट एज वेल एज स्टेट लेजिस्लेचर ऑन कंसर्न सब्जेक्ट। क्लियर है? तो जो और ट्रिब्यूनल हैं, जैसे लैंड रिफॉर्म ट्रिब्यूनल है या कोई लैंड ट्रिब्यूनल है, लैंड रेवेन्यू ट्रिब्यूनल है, तो लैंड रेवेन्यू स्टेट सब्जेक्ट है, तो उसका ट्रिब्यूनल जो है स्टेट लेजिस्लेचर अपने अलग अलग बना सकते हैं। इलेक्ट्रिसिटी का बकाया का ट्रिब्यूनल है कि भाई हमारा बिल आ गया 10 लाख रुपया, अब वो कह रहे पैसा दो, हमें अगर मीटर खराब था, तो हम ट्रिब्यूनल के पास जाएंगे, तो वो ट्रिब्यूनल स्टेट गवर्नमेंट ने बनाया होगा। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल है। अब इनकम टैक्स क्योंकि यूनियन सब्जेक्ट है नहीं है, तो इसका जो ट्रिब्यूनल है इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, वो यूनियन गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट ने बनाया होगा। तो इसमें देखो ढेर सारे दिए हुए किन किन मैटर्स पे ट्रिब्यूनल आप बना सकते हो। ठीक है, अब इसमें भी मुझे लग रहा है कि हाँ, तो भाई तो मैं कह रहा हूँ इसमें स्टेट लेजिस्लेचर को भी अथॉरिटी दी गई है। ठीक है, जैसे मान लो इन्होंने अब एनजीटी बनाया है, ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो किसने बनाया होगा? वो एनजीटी पार्लियामेंट ने बनाया है। ठीक है, एनक्लैट बनाया है, कारपोरेट लॉ ट्रिब्यूनल बनाया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ये भी ट्रिब्यूनल है। ठीक है, एक इंडियन बैंक बैंक्रप्सी IBBBI है, जो ये सब भी ट्रिब्यूनल्स हैं। ठीक है, लेकिन इन सब ट्रिब्यूनल में क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन किसी के पास नहीं है, ध्यान रखना है आपको। ये जो सारे ट्रिब्यूनल्स हैं, ठीक है, इन सबके पास सिविल ज्यूरिसडिक्शन है। किसी भी ट्रिब्यूनल के पास क्रिमिनल एनजीटी आपको सजा नहीं सुना सकता है, फाइन लगा सकता है एनजीटी आपके ऊपर। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल आपको जेल नहीं भेज सकता, जेल फिर उसकी अपील में हाई कोर्ट ही भेज सकता है आपको। ठीक है, तो जितने भी ट्रिब्यूनल्स हैं दे डोंट हैव क्रिमिनल ज्यूरिसडिक्शन, इन सबके पास सिविल ज्यूरिसडिक्शन है, बस इस चीज का ध्यान रखना है भाई। ठीक है, तो ट्रिब्यूनल्स पे 323 से 323B किस संविधान संशोधन से जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन से जोड़े गए थे। पार्ट 14 पार्ट 14A। पार्ट 14 में क्या है? इलेक्शन तो उसके बाद है, यूपीएससी। पार्ट 14 तो याद रखो यार, यूपीएससी। ठीक है, तो पार्ट 14 में यूपीएससी के बाद इन्होंने साथ ही साथ जोड़ दिया भाई ट्रिब्यूनल्स। तो पार्ट 14 है सर्विसेज अंडर द यूनियन एंड स्टेट। ठीक, इसको भी हम देख लेंगे। तो ट्रिब्यूनल्स हो गए, सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हो गए। अब आ जाओ आप डायरेक्ट किस पर आ जाओ? लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट, अब इसमें बेसिक चीजें एक बार देख लो, लोकल गवर्नमेंट की क्या कहानी है। तो एक तो इसकी हिस्ट्री, तो 4-5 कमेटी कई बार पूछ लेते हैं। ठीक है, तो किसको भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का पिता बोला जाता है? फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। कब आया था इनका रिजोल्यूशन? 1882। 1882 में लॉर्ड रिपन रिजोल्यूशन लेके आए थे। ठीक है, इसके बाद इन्होंने बॉम्बे, मद्रास, बंगाल ने रूरल बोर्ड्स बनाए। ठीक है, इसके बाद दूसरा जो एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट था, जो 1919 का एक्ट था, उसमें लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट रखा गया था प्रोविंशियल लिस्ट में। तो जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट थी, इट वाज ए ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट इन प्रोविंशियल लिस्ट। क्लियर है? ठीक है, सेम 1935 में, अब 1935 में डायरकी खत्म हो गई थी प्रोविंसेस में, तो उसमें भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट था, प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली डिबेट हुई, इसमें गांधी जी ने ग्राम स्वराज को सपोर्ट किया, लेकिन वो भाई उनकी हत्या हो गई, तो लोग उनकी बात फिर भूल गए। लेकिन फिर भी उन्हें सम्मान देने के लिए हमने आर्टिकल 40 DPSP में डाल दिया भाई।
अब कमेटीज कौन कौन सी हैं, तो पहली लिखो यार, बलवंत राय मेहता कमेटी 1957, बलवंत राय मेहता कमेटी 90 याद है 1957। अब इनकी रिकमेंडेशन, तो इन्होंने थ्री टायर पंचायत सिस्टम की बात की थी, 3 टायर, ठीक है। अशोक मेहता कमेटी 1970, तो बलवंत राय मेहता कमेटी किसने स्थापित की थी, किसकी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर कौन थे उस समय, जवाहरलाल नेहरू। अशोक मेहता कमेटी किसने स्थापित की थी, मोरारजी देसाई 1978, और इन्होंने 2 टायर सिस्टम की बात की थी, 2 टियर सिस्टम। इन्होंने कहा था जिला परिषद होगी और नीचे मंडल होंगे, मंडल परिषद जो कुछ बताया था। उसके बाद 85 में GVK राव कमेटी थी, ये लिखी है लक्ष्मीकांत में, GVK राव कमेटी। और फाइनली 86 में LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। तो LM सिंघवी कमेटी ने कहा कि PRIs को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दो आप, ठीक है। तो आज जो हमारा संविधान में जो भी पार्ट हमने जोड़े हैं, ये किसकी अनुशंसा पे हैं, LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी। ये बात क्लियर है, ठीक है। तो उसके बाद हमने 73वां संविधान संशोधन किया, क्लियर है। पार्ट 19 जोड़ा, पार्ट 9 जोड़ा, 243 से 243O, ठीक है। 11 शेड्यूल जोड़ा, 11 शेड्यूल में कितने सब्जेक्ट हैं, 29 सब्जेक्ट्स हैं, और इट केम इनटू फोर्स ऑन 24 अप्रैल 1993। 24 अप्रैल का दिन वैसे हमारे लिए महत्वपूर्ण है, पंचायती राज दिवस मनाते हैं। और 24 अप्रैल को क्या हुआ था, केशवंत भारती केस की वर्डिक्ट आई थी। और 24 अप्रैल को क्या होता है, सचिन तेंदुलकर बर्थडे। तुम्हें ये सब रटा दिया इन लोगों को। तो 24 अप्रैल को सचिन तेंदुलकर का बर्थडे है, 24 अप्रैल को केशवानंद भारती की वर्डिक्ट आई थी, ठीक है। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाते हैं, ठीक है, सब क्लियर है। अब सिस्टम है क्या लोकल, एक चीज देखो, ऊपर देखो कैसे इनको स्ट्रक्चर कैसे किया वो देखो एक बार। जैसे सपोज कोई डिस्ट्रिक्ट है, तो पहले तो इन्होंने क्या किया है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, ठीक है। एक जो उसका अर्बन एरिया है और एक जो उसका कौन सा एरिया है, रूरल एरिया है। अर्बन और रूरल एरिया, रूरल एरिया, ये बात क्लियर है, अर्बन एरिया और रूरल एरिया। जो लेटेस्ट डिवीजन है 2011 के सेंसस पे है, तो 2011 के सेंसस में उन्होंने लिखा है कि अर्बन एरिया का मतलब क्या है, और वो अभी देख लो, जहां पॉपुलेशन इससे ज़्यादा हो, 75% से ज़्यादा जो पॉपुलेशन है नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटी में हो, डॉट डॉट डॉट, क्लियर है। तो लखनऊ को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, अर्बन एरिया और रूरल एरिया, ठीक है। अब जो अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में 1 टायर सिस्टम है, 1 टायर सिस्टम है नहीं है, अर्बन एरिया में 1 टायर सिस्टम है, ठीक है। और जो रूरल एरिया है, यहां हमारा 3 टायर सिस्टम है। ये बात समझ में आ रही है, अर्बन एरिया में 1 टायर सिस्टम है, एक ही है, और रूरल एरिया में 3 टायर सिस्टम है। पहले बेसिक बात समझ में आनी चाहिए। जैसे अर्बन एरिया में क्या हो सकता है, या तो नगर पंचायत हो सकता है, नगर पालिका हो सकता है, नगर निगम हो सकता है, कैंटोनमेंट बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है, ढेर सारे पोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड बना सकते हैं। तो ढेर सारे जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं वो 6-7 तरीके के, अभी हम देख लेंगे कौन कौन सी हैं, ठीक है। अगर कोई ऐसा है जो जस्ट ग्रामीण से शहरी क्षेत्र में परिवर्तित हो रहा है, तो उसके लिए क्या बना देते हैं, नगर पंचायत बनाते, नहीं बनाते हैं। तो थोड़ा सा और अर्बन एरिया डेवलप हो रहा है तो नगर पालिका बना देते हैं, और डेवलप हो रहा है तो नगर निगम बना देते हैं, म्युनिसिपल काउंसिल म्युनिसिपल कारपोरेशन बना देते हैं। तो म्युनिसिपल काउंसिल, म्युनिसिपल कारपोरेशन या नगर पंचायत, ठीक है। इसके अलावा अगर अर्बन एरिया मान लो कोई गांव है और उसके आसपास छोटा शहरी क्षेत्र है जहां पर कैंटोनमेंट बोर्ड है, जहां पर कैंट एरिया, तो कैंटोनमेंट बोर्ड बना सकते हैं, ठीक है। मान लो ग्रामीण क्षेत्र है लेकिन वहां पर पोर्ट के कारण जो अर्बन एमिनिटीज है वो डेवलप हो गई हैं, तो वहां जो पोर्ट समथिंग क्या बनाते हैं, डॉट 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 बना देते हैं, ठीक है। तो अभी हम देख लेंगे कौन कौन से हैं। अब यहाँ है 3 टायर, सुनो, यहाँ 3 टायर है, ठीक है। अब 3 टायर में क्या, इस पूरे क्षेत्र को, ये हमारा हो गया जिला पंचायत, जिला पंचायत क्षेत्र हो गया, पूरा जिला पंचायत क्षेत्र हो गया, पूरा हो गया जिला पंचायत क्षेत्र। अब जिला पंचायत को हम लोगों ने अलग अलग ब्लॉक में डिवाइड किया, पहले ब्लॉक में, जिला पंचायत क्षेत्र किसमें डिवाइड किया, ब्लॉक में डिवाइड किया, ठीक है। तो ये हो गया ब्लॉक पंचायत क्षेत्र, क्लियर है।
और ब्लॉक को हमने फर्दर डिवाइड किया ग्राम सभा में, ग्राम सभा, ठीक है। तो सबसे जो छोटी यूनिट है वो है ग्राम सभा, ठीक है, या क्या बोलते हैं ग्राम पंचायत क्षेत्र तो क्षेत्र हो गया, ठीक है। उसके ऊपर ब्लॉक पंचायत क्षेत्र हो गया, उसके ऊपर जिला पंचायत हो गया। तो 3 टायर है। 3 टायर का मतलब जैसे हमारे भारत में यूनियन गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट है और लोकल गवर्नमेंट है, ठीक है। उसी तरीके से जो रूरल एरिया है वो 3 टायर है। तो रूरल एरिया में ही जिला पंचायत है, वहीं क्षेत्र पंचायत है और वहीं तुम्हारी ग्राम पंचायत है, ठीक। अब जो ग्राम पंचायत है ये हमारा बन गया एक ग्राम पंचायत बन गई, ठीक है। अब इस ग्राम पंचायत को हमने फर्दर वार्ड में तोड़ दिया है, वार्ड्स में। अब जो ग्राम पंचायत क्षेत्र है वो डिपेंड करेगा कि उसकी पॉपुलेशन कितनी है। तो कई बार अगर कोई बड़ा गांव है तो वो पूरा ही एक गांव ही ग्राम सभा हो गई। कई छोटे छोटे गांव हैं तो किसी ग्राम सभा में 4 या 5 या 10 गांव भी हो सकते हैं। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो गांव ये पूरा, अब इसमें एक गांव भी हो सकता है, 4 गांव भी हो सकते हैं, और ये पूरा हो गया हमारा ग्राम पंचायत क्षेत्र, ठीक है। ये बन गए वार्ड, ये सारे वार्ड बन गए। तो एक गांव में एक वार्ड है, या आधा गांव इस वार्ड में, आधा गांव उस वार्ड में है। ये बात क्लियर है? ये बात स्ट्रक्चर समझ में आ गया? तो सबसे ऊपर हमारा पूरा जिला पंचायत क्षेत्र हो गया, जिला पंचायत क्षेत्र से ब्लॉक हो गया, और ब्लॉक के नीचे क्या हो गया? ग्राम पंचायत, ठीक है। अब इस ग्राम पंचायत में जो टोटल लोग रह रहे हैं, देखो जैसे भारत में अगर हम कहें डायरेक्ट डेमोक्रेसी कहीं है, ग्राम सभा। तो ग्राम सभा लेजिस्लेटिव बॉडी है, समझो। ग्राम सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है जो उस ग्राम सभा का बजट अप्रूव करती है, योजनाएं अप्रूव करती है। और ग्राम सभा के जो सदस्य हैं वो उस ग्राम सभा में रहने वाले सारे वोटर्स हैं जिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है और वो क्या हैं? बार ना किए गए हों, ठीक है। तो जितने भी लोग हैं वो सारे ग्राम सभा के सदस्य हैं। तो जितने लोग हैं वो सब ग्राम सभा के सदस्य हैं। यही तो है ग्राम सभा। अब एक वार्ड मेंबर चुने जाएंगे और एक ग्राम प्रधान चुना जाएगा। अब देखो ध्यान से देखो, वार्ड मेंबर, ग्राम प्रधान, फिर हमने बनाया हुआ था ब्लॉक। तो ब्लॉक में भी ब्लॉक क्या होते हैं? क्षेत्र, हाँ, ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल होती है। तो ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के मेंबर होते हैं, ब्लॉक प्रमुख होता है। इसी प्रकार से जिला पंचायत, तो जिला पंचायत के सदस्य होते हैं और उसका भी क्या होता है? चेयरमैन होता है। तो 6 तरीके के लोग हो गए। अगर आप देखो तो 6 तरीके के लोग हो गए नहीं हो गए? एक ग्राम पंचायत के वार्ड मेंबर और ग्राम प्रधान, 2, तीसरा ब्लॉक, तो ब्लॉक पंचायत के सदस्य और ब्लॉक प्रमुख, हो गए नहीं हो गए? और चौथा जिला पंचायत के सदस्य और जिला प्रमुख, जिसको हम बोलते हैं प्रमुख साहब, प्रमुख जी। 6 हो गए लोग। अब किसका इलेक्शन डायरेक्ट होगा, किसका इनडायरेक्ट होगा, वो हमें समझना है पहली बात तो ग्राम सभा समझ में आ गया क्या है? तो ग्राम सभा एक लेजिस्लेटिव बॉडी है, ठीक है। अब ये लोग मिलकर अपना एग्जीक्यूटिव चुन रहे हैं, और जो एग्जीक्यूटिव है दैट इज ग्राम पंचायत। तो ग्राम पंचायत में कौन कौन आएंगे? ग्राम पंचायत समिति जिसको हम बोलते हैं। तो वार्ड मेंबर्स आएंगे और इनका प्रधान आएगा, ठीक है। अब जो वार्ड मेंबर्स का इलेक्शन है वो डायरेक्ट इलेक्शन है। ग्राम प्रधान का इलेक्शन कैसे? डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? यूपी में डायरेक्ट इलेक्शन है, देखो जो वार्ड मेंबर हैं वो तो डायरेक्ट चुने जाएंगे। अब इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रधान है गांव का, ठीक है, सुनो, तो प्रधान या तो वार्ड मेंबर चुन लें या हम लोग प्रधान के लिए भी वोट करें। तो अब हमें ये देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि कुछ प्रोविजन तो कंपलसरी हैं और कुछ प्रोविजन उन्होंने स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिए कि आप कानून बनाओगे। तो वैसे यूपी में प्रधान डायरेक्ट चुना जाता है, वार्ड मेंबर चुनते हैं? डायरेक्ट चुना जाता है, हम लोग प्रधान चुनते हैं, ठीक है। तो अभी देख लेंगे, ध्यान सुनो। तो प्रधान हो गया, हम लोग डायरेक्ट, तो 2 वोट तो आपको यहां पे करने पड़ेंगे, ठीक है। अब तीसरा देखो, जो ब्लॉक है तो यहां भी जो ब्लॉक के जो सदस्य हैं वो डायरेक्ट चुने जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये लिखा है कंपलसरी प्रोविजन, हम देख लेंगे कि जो सेकेंड टायर है इसका जो अध्यक्ष है वो इनके द्वारा चुना जाएगा। इसका मतलब जो ब्लॉक के मेंबर्स हैं ब्लॉक समिति के, ठीक है, वो लोग चुनेंगे किसको? ब्लॉक प्रमुख को। ऐसा है नहीं है? उसके बाद तीसरा जो जिला पंचायत समिति है, ठीक है, उसके सदस्य भी, जो सदस्य है वो हमेशा डायरेक्ट हैं, बस खाली उसके चेयरमैन डायरेक्ट या इनडायरेक्ट हो सकते हैं, ठीक है। तो यहां भी अभी हम देख लेंगे कि शायद डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। यूपी में भी क्या है? यूपी में डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है?
ब्लॉक वाले इनडायरेक्ट हैं और जिला पंचायत अध्यक्ष इनडायरेक्ट है शायद, इनडायरेक्ट है। कैसा है? इनडायरेक्ट है। तो अब एक एक करके हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट देखेंगे। अब एक दो चीजें और देख लो, ठीक है। बस पहले बेसिक इनका टेन्योर कितना है? 5 साल, ये हमको पता है। सबका टेन्योर कितना है? 5 साल, ठीक है। लेकिन 5 साल से पहले क्या इनको डिसॉल्व किया जा सकता है? डिसॉल्व किया जा सकता है। कौन डिसॉल्व करेगा इनको? डीएम ने, स्टेट गवर्नमेंट। स्टेट गवर्नमेंट डिसॉल्व करेगी, स्टेट गवर्नमेंट लिखा हुआ है। अब ये जो डिसॉल्व किन आधार पे किया जाएगा, एक कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है और ये अथॉरिटी स्टेट को दी गई है कि आप अपने अपने कानून बना लो किस आधार पे डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो आधार वही है मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ फंड, आधार वही है करप्शन। तो वही सब अलग अलग राज्यों ने अपने अलग अलग नियम बनाए हैं और उस आधार पे आप डिसॉल्व कर सकते हो, ठीक है। यहां भी है कि अब या किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई किस आधार पे करोगे, उसके लिए भी अलग अलग क्या है नियम बनाए गए हैं, ठीक है। जैसे भी शायद महाराष्ट्र में कोविड के टाइम पे कुछ ग्राम प्रधानों को सरकार ने बर्खास्त कर दिया था कि आप जो कोविड-19 जो फंड दिया जा रहा है उसका आप सही उपयोग नहीं कर रहे हो, इस तरीके की चीजें थी। अब समस्या है कि 5 साल से पहले डिसॉल्व कर दिया गया, तो जो नए इलेक्शन होंगे, अब एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है 6 महीने के भीतर भीतर होंगे, होंगे नहीं होंगे? 6 महीने के भीतर भीतर होंगे, ये बात है। और जो इलेक्शन होंगे तो जो नए लोग चुन के आएंगे वो पूरे 5 साल के लिए आएंगे, बचे हुए टेन्योर के लिए आएंगे, बचे हुए टेन्योर के लिए आएंगे, ये बात भी क्लियर है, बचे हुए टेन्योर के लिए आएंगे। लेकिन अगर इधर देखो, लेकिन अगर डिसॉल्व जब हुई है उसके बाद 6 महीने से कम का समय रह गया है, 4 ही महीने रह गए, अब इलेक्शन कराओगे मान लो 3 महीने में, तो ठीक है, तो फिर पूरे नए टर्म के लिए आएंगे। 6 महीने से कम का समय रह गया है तो एक तो ये क्लियर है, ठीक है। अगली चीज इंपॉर्टेंट है जो बेसिक पहले फैक्ट्स देख लेते हैं फिर देखते हैं। यहाँ एससी का रिजर्वेशन है, एसटी का रिजर्वेशन है, ओबीसी का भी रिजर्वेशन है, वीमेन का रिजर्वेशन है। तो देखो एससी एसटी का रिजर्वेशन कॉन्स्टिट्यूशन में है, अभी हम आर्टिकल बिन के देखने पड़ेंगे, ठीक है। महिलाओं का रिजर्वेशन भी कॉन्स्टिट्यूशन में है। ओबीसी का रिजर्वेशन होगा या नहीं होगा ये राज्य सरकार के ऊपर है। तो यूपी में है शायद, यूपी में ओबीसी का रिजर्वेशन है, ठीक है। तो ध्यान रखना, भी देख लेंगे। तो एससी एसटी, अब एससी एसटी का रिजर्वेशन कितना है, कैसे एससी एसटी का? देखो वुमेन का तो रिजर्वेशन है, पता 1/3 सीट रिजर्व है वुमेन के लिए, मिनिमम लिखा है 1/3 मिनिमम। तो कुछ राज्यों ने 50% कर दिया है, बिहार ने कर दिया है, 2-3 राज्यों ने किया है, लेकिन ठीक। अभी देख लेते, पहले बेसिक समझ लें। अब एससी एसटी का कितना रिजर्वेशन है, कितना परसेंट रिजर्वेशन है? पॉपुलेशन के आधार पे, ठीक है। तो कैसे पॉपुलेशन के आधार पे कैसे निकालेंगे कितने, कहाँ? हाँ बिल्कुल सही बात है। तो हम स्टेट में नहीं देख रहे हैं, हमने एक जिला पंचायत देख ली, जिला पंचायत देखी, ठीक है। अब देखो हर लेवल पे अलग अलग है। अब उस जिला पंचायत में हमने क्या किया कि उस जिला पंचायत, मान लो टोटल जिला पंचायत जो है हमारे सदस्य हैं, मान लो 100 सदस्य हैं, ठीक है, और वहां 20% एससी हैं, तो 20 सीट एससी की हो गई। उस जिला पंचायत की बात है, राज्य की बात नहीं है यहाँ पे, ठीक है। राज्य हम देखते हैं जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में एससी की सीट रिजर्व करते हैं तो टोटल राज्य की पॉपुलेशन देखते हैं, ठीक है। 10% एसटी हैं तो 10 एसटी हो गए नहीं हो गए, और 1/3 सीट महिलाओं की भी रिजर्व है, ठीक है। तो 100 में 33 महिलाएं हो गई, 33 वीमेन हो गई। लेकिन जो महिलाओं का रिजर्वेशन है वो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है। इसका मतलब है कि 20 एससी में तुम्हारी 33%, 6 या 7 महिलाएं होंगी, यहां भी 3 या 4 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, और जो बची हुई महिलाएं हैं वो जनरल में होंगी। ये बात क्लियर है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। और ये रिजर्वेशन अक्रॉस द तीनों टायर होगा। ये रिजर्वेशन वार्ड मेंबर के लिए भी होगा, ये रिजर्वेशन किसके लिए होगा, ब्लॉक मेंबर्स के लिए भी होगा, और ये जिला पंचायत के लिए भी होगा। एक बात क्लियर हो गई। अब बात बची की तो मेंबर्स की बात हो गई, ग्राम प्रधान। अब जितने ग्राम प्रधान हैं उनकी सीट्स इसी तरीके से डिवाइड होंगी। जैसे मान लो वहां टोटल 20 ग्राम प्रधान हैं, तो 20 ग्राम प्रधान में वहां टोटल 20% एससी हैं, तो 4 ग्राम प्रधान एससी होंगे, ठीक है। एसटी 10% है तो 2 ग्राम प्रधान एसटी होंगे,
और टोटल 33% महिलाएं हैं, तो 6 क्या होंगी, महिलाएं होंगी, लेकिन उसमें भी 4 में 1-2 करके वो अपना देख लेंगे, ठीक है। अब एग्जैक्ट कितना होगा वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। एग्जैक्ट कितना होगा कौन डिसाइड करेगा, स्टेट लेजिस्लेचर। भाई कहीं मान लो आधा पढ़ रहा है, 1 पढ़ रहा है, तो वो स्टेट लेजिस्लेचर एग्जैक्ट बताएगा कितना होगा, ठीक है। अब कौन सी सीट होगी, कौन सी सीट होगी, तो जनरली ये काम स्टेट इलेक्शन कमीशन करता है। और अभी जो प्रोसेस है, स्टेट इलेक्शन कमीशन लॉटरी निकालता है, लॉटरी के माध्यम से, ताकि कुछ गड़बड़ ना हो कि भाई उन्होंने लॉटरी डाल दी कि भाई उन्होंने 100 जो थे या 10 ग्राम प्रधान की पर्ची डाल दी। अब सबकी प्रेजेंस में पर्चियां उठ गई, तो एक पे लिखा था SC, एक पे लिखा था ST, तो जो पर्ची में उठ गया वो SC सीट हो गई, वो ST सीट हो गई। अभी यूपी में तो यही प्रोसीजर है, जिसमें बवाल हुआ था पिछली बार, पर्ची पर ही बवाल हो गया था। लेकिन अभी प्रोसीजर है ये कि लॉटरी के माध्यम से सीट जो है वो डिसाइड की जाती है, कौन सी SC सीट होगी, कौन सी ST सीट होगी, कौन सी महिला सीट होगी। हाँ, रोटेशन तो अब रोटेशन में ही लॉटरी डाल रहे हैं हर बार, वो हर 5 साल बाद लॉटरी डाले ले रहे हैं। अब रोटेशन में 22 लाख SC आ रहे तो SC आने दो भाई, फिर अभी सिस्टम यही है। देखो स्टेट लेजिस्लेचर में और लोकसभा में काम कर लेता है डिलिमिटेशन कमीशन, ठीक है। यहां अभी ये काम कौन कर रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन कर रहा है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्योंकि देखो नहीं, वहां तो स्टेट बोर्ड डिलिमिटेशन से डिसाइड करते हैं कि आज इस बार है, आज ये 12 है, आज ये है, फलाना है, ढिमाका है। विधानसभा क्षेत्र में 70% SC पॉपुलेशन है, तो वहाँ के जो कैंडिडेट होगा वो हमेशा SC जरूरी नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, लॉटरी डाल लेंगे, निकल गया तो ठीक है, नहीं निकल गया तो नहीं है। विधानसभा में देखो जनरली इनकी कोशिश ये है, जो लिखा हुआ है कि एज फार एज पॉसिबल कि अगर कोई SC सीट है जहाँ SC की पॉपुलेशन ज़्यादा है वो SC सीट होनी चाहिए, लेकिन फिक्स नहीं है, वो रोटेट करते रहते हैं, यहाँ तो हर 5 साल में रोटेट कर रहे हैं, हाँ रोटेशन तो हो गई, हर 5 साल में क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं भाई, ठीक है। अब एक बार इसके आर्टिकल्स देखो। अच्छा एक बार लक्ष्मीकांत देखना, इसमें कुछ कंपलसरी प्रोविजन है वो देख लो एक बार, बस उन्हें अलग अलग समझ लो, ठीक है। हाँ कंपलसरी प्रोविजन कौन से हैं ये सब छोड़ो। अच्छा ये भी तो कमेटी इन्होंने दी हुई है यार, एक ठंगन कमेटी बनी है और एक गाडगिल कमेटी बनी है, तो नहीं लिखा है मैंने, तो ठंगन 1988 में है, ठीक, और गाडगिल भी 1988 में है, ठीक है। अब ये देखो सैलिएंट फीचर्स क्या हैं। ग्राम सभा क्लियर है, ग्राम सभा का मतलब क्या है, ग्राम सभा लेजिस्लेटिव बॉडी है, सारे मेंबर्स हैं, 3 टायर सिस्टम है, तो 3 टायर सिस्टम है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य जहां पॉपुलेशन 20 लाख से कम है वहां आप 2 टायर सिस्टम रख सकते हो, एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है, ठीक है। इलेक्शंस जो होंगे अब ये देख लो, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत एट द विलेज इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल बी इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल। तो जो मैंने आपसे कहा था, अरे वार्ड मेंबर तो डायरेक्टली चुने जा रहे हैं, नहीं, ऑल द मेंबर्स ऑफ पंचायत, मेंबर्स समझो, तो जो मेंबर्स चुने गए हैं वार्ड मेंबर, अरे सुन लो यार 2 मिनट, इतना चिल्लवा रहे हो, आसान सी चीज है यार, वैसे ही दिमाग टेंशन में चल रहा है यार। वार्ड मेंबर, ठीक है, तो भाई कल तो छुट्टी है, तो कल मैं जा रहा हूँ मूवी देखने, कौन सी, सैयारा। तो भाई किसी को चलना हो तो ही और सी इज वेलकम। तो हम और डीके तो जा रहे हैं 2 लोग। क्यों डीके हैं, तुम्हें ठंडी ठंडी लेके चलेंगे तुम्हारे लिए, परेशान मत हो। क्या महाभयंकर, हम क्यों आ जाएंगे, हम तो इनकी टेंशन दूर कर रहे हैं, हम अब कहाँ बुढ़ापे में टेंशन। ठीक है एग्जाम आरो कुछ नहीं, सैयारा, उसके बाद आरो का एग्जाम देना, तुम देखना 150 क्वेश्चन होते हैं, 200 पूरे 200 करके आओगे तुम, तुम्हारा हर एक आंसू 5-5 क्वेश्चन सही कराएगा। ठीक है,
डी के बेचारा बहुत आशिक, दिल टूटा आशिक है। सुनो भाई, तो जो मेंबर्स हैं, ठीक है, तीनों लेवल पे जो मेंबर्स हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। चाहे यहाँ वार्ड मेंबर हो, चाहे जो ब्लॉक पंचायत समिति उसके मेंबर्स हों, या जिला पंचायत समिति के मेंबर्स हों। वो तो अब चेयरमैन की कहानी है। द चेयरमैन ऑफ पंचायत इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल इनडायरेक्टली, ये पक्का है। तो इसीलिए यूपी में जो इंटरमीडिएट जो ब्लॉक प्रमुख है वो इनडायरेक्टली चुना जाता है। तो जो मेंबर्स हैं तभी तो पैसा होता है। ये 10 लाख रुपया दे दिए, 20 लाख रुपया दे दिए, ब्लॉक प्रमुख बन गए, ठीक है। और जो जिला प्रमुख है वो भी इनडायरेक्टली चुना जाता है। लेकिन कह रहे हैं कि चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट द विलेज लेवल शैल बी इलेक्टेड इन सच मैनर एट द स्टेट लेजिस्लेचर डिटरमाइंस। तो इसका चुनाव कैसे होगा, किसका क्या बोलते हैं, ग्राम प्रधान। तो ग्राम प्रधान डायरेक्ट भी हो सकता है, जैसा कि यूपी में है, हम लोग डायरेक्ट चुनते हैं, ठीक है, और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। इसका मतलब हम वार्ड मेंबर चुने, और वार्ड मेंबर फिर किसको चुने, ग्राम पंचायत को चुने। अब देखो इसी के पैरेलल में समझो, हमारे यहाँ लोकल जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, अर्बन लोकल बॉडीज में भी यही है कि जो वार्ड मेंबर्स हैं वो तो डायरेक्ट चुने जाएंगे, और जो चेयरपर्सन है, जैसे चेयरमैन बोलते हैं, महापौर बोलते हैं, वो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कैसे भी हो सकता है, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। तो अभी हमारे डायरेक्ट है इनडायरेक्ट है, डायरेक्ट है। लेकिन मायावती की सरकार थी वो इनडायरेक्ट करने वाली थी, खूब बवाल मचा था, इससे तो खरीद फरोख्त शुरू हो जाएगी, फिर तो वो सब बवाल। तो डायरेक्ट ज्यादा सही है भाई, लोग खुद चुन रहे हैं, ठीक है। अगला रिजर्वेशन ऑफ सीट्स। तो रिजर्वेशन हम समझ गए भाई, ठीक है, रिजर्वेशन में कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ड्यूरेशन पंचायत की क्लियर है, पंचायत की ड्यूरेशन तो भाई 6 महीना फलाना ढिमाका, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, तो डिस्क्वालिफिकेशन संबंधित लॉज कौन बनाएगा, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा। उसके बाद बात आती है इनका चुनाव कौन कराएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन कराएगा। अब स्टेट इलेक्शन कमीशन अभी हम अलग से देख लेंगे, ठीक है। पावर्स एंड फंक्शंस, तो शेड्यूल आपने बनाया हुआ है, शेड्यूल 11 और शेड्यूल 12, यही है ना। शेड्यूल 11 में पंचायत, उनके लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट दिए हुए हैं, शेड्यूल 12 में दिए हुए हैं। फाइनेंस, तो फाइनेंस स्टेट फाइनेंस कमीशन है, ठीक है, तो वो जो स्टेट से पैसा दिलवाएगा, और आजकल तो ये सब डायरेक्ट सेंटर पैसा देने लगी इनको, ठीक है। तो फाइनेंस का तरीका क्लियर है। फाइनेंस कमीशन अभी हम देख लेंगे, स्टेट फाइनेंस कमीशन। ऑडिट कौन करेगा इनका, तो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि कौन ऑडिट करेगा, ठीक है, बस यही है। अच्छा यही है कि जो बार टू इंटरफेरेंस बाय कोर्ट्स इन इलेक्टोरल मैटर, तो भाई जब तक इलेक्शन चल रहा है, ठीक है, या डिलिमिटेशन है, अलॉटमेंट है, कौन सी एससी सीट होगी, कौन सी एसटी सीट होगी, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा, कोर्ट उसमें नहीं कर सकता, तुमने इसको एससी क्यों कर दिया, तुमने इसको एसटी क्यों कर दिया। तो कोर्ट्स का ज्यूरिसडिक्शन थोड़ा कर्टेल किया गया है। अब कंपलसरी प्रोविजन एक बार देख लो, खाली देख लो कंपलसरी प्रोविजन। तो कंपलसरी प्रोविजन में ग्राम सभा होगी, पंचायत 3 होंगी, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, इनडायरेक्ट इलेक्शन होंगे, चेयरपर्सन ऑफ पंचायत इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, वोटिंग राइट्स ऑफ द चेयरपर्सन अदर मेंबर्स ऑफ पंचायत इलेक्टेड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इसका मतलब क्या हुआ, वोटिंग राइट्स ऑफ द, अच्छा ये जो जैसे है ना, एक मिनट, एक चीज और है, जैसे जो ब्लॉक पंचायत समिति होती है ना, तो ब्लॉक जिस लेजिस्लेटिव असेंबली के क्षेत्र में पड़ता है, एमएलए भी उसका मेंबर होता है, ठीक है, एमपी भी उसका मेंबर होता है। तो जैसे मान लो ब्लॉक है, अब वो किसी विधानसभा क्षेत्र में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, ठीक है, किसी लोकसभा क्षेत्र में पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो वो विधायक और एमपी वो उसके मेंबर होते हैं, उनके वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं, मेंबर्स होते हैं, वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। सेम जिला पंचायत में भी, जो जिला पंचायत समिति है, तो उस जिले में जो विधायक होंगे जितने, और जितने एमपी होंगे, मतलब 2 एमपी हो सकते हैं कि आधा इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रहा है, आधा इस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पड़ रहा है, तो वहां भी जो एमपी होंगे वो उसके मेंबर्स होते हैं। 1/3 5 साल का टेन्योर है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, स्टेट फाइनेंस कमीशन। वॉलेंट्री में तो ग्राम सभा की कौन कौन सी पावर्स होंगी, तो आप पावर कम ज्यादा कर सकते हो। तो हम लोग बोलते हैं कि परफेक्ट डिवोल्यूशन अभी हुआ नहीं है, नहीं बोलते, जो हम बोलते हैं 3F फंड, फंक्शन और फंक्शनरीज। तो फंक्शन का मतलब यही है कि ग्राम सभाओं को हमने पूरी तरीके से फंक्शन दिए नहीं है। दूसरा कि विलेज पंचायत का चेयरपर्सन कैसे बनेगा, तो हमने देख ही लिया, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट।
गिविंग रिप्रेजेंटेशन टू द चेयरपर्सन ऑफ द विलेज पंचायत इन द इंटरमीडिएट पंचायत और इन केस ऑफ स्टेट नॉट हैविंग इंटरमीडिएट। तो अब यह है कि जो ब्लॉक समिति है उसमें ग्राम प्रधान होंगे या नहीं होंगे, समझ गए बेटा। तो ये राज्य विधानसभा डिसाइड करेगी, हमारे यहाँ नहीं है ग्राम प्रधान, तो जो ब्लॉक पंचायत समिति है उसमें ग्राम प्रधान नहीं है, एक डिसाइड करेंगी। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर इन पंचायत एट डिफरेंट लेवल फॉलोइंग विद इन देयर कॉन्स्टिट्यूएंसी। तो ये हमारे यहाँ है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ जो ब्लॉक पंचायत समिति है या जिला पंचायत समिति है, तो वो जिस लेजिस्लेटिव असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी या लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के जो मेंबर्स हैं यहाँ पढ़ती है वो, उसके मेंबर्स यूपी में हैं, ठीक है। तो एमपी भी उसका मेंबर है। बैकवर्ड क्लास, तो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये कौन डिसाइड करेगा, चेयरपर्सन डिसाइड करेगा ओबीसी को रिजर्वेशन मिलेगा नहीं मिलेगा। चेयरपर्सन थोड़ी, क्या करो, स्टेट डिसाइड करेगा, ठीक है। अच्छा, बिहार के अलावा और स्टेट लेजिस्लेचर, बिहार के अलावा और कहां महिलाओं को 50% रिजर्वेशन है, राजस्थान, बिहार और राजस्थान। यूपी में है, यूपी में नहीं भाई, यूपी में 33% है। अच्छा, ये भी लिखा है 243, अभी हम देख लेंगे कि जो ग्राम सभा है, ठीक है, वो मिनिमम 2 बार मिलेगी साल में, मिनिमम 2 बार। अब मिनिमम 2 बार है, तो कुछ राज्यों ने कानून बना के इसको 4 बार किया है, 5 बार किया है। तो ग्राम सभा मिलती क्या 15 अगस्त बाद लड्डू उड्डू बांटने के, पता है आप सब गांव में रहते हो, इतना आइडिया है, मिलना कोई मतलब है नहीं, हैं? इन्हीं 2 दिन मिल लेते हैं भाई, ठीक है। डिवोल्यूशन ऑफ पावर, फाइनेंशियल पावर, कौन कौन सा टैक्स आप ले सकते हो, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से कितना ग्रांट इन एड दोगे, ठीक है। तो ये सब चीजें जो हैं वो क्या हैं भाई, फलाना ढिमाका है, मतलब कि वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, ठीक है। तो SC/ST का रिजर्वेशन है। तो बस एक चीज का ध्यान रखना कि जो रिजर्वेशन है वो वार्ड मेंबर्स के लिए भी है और चेयरपर्सन के लिए भी है। तो अगर किसी जिला पंचायत में 20% SC हैं, तो जो टोटल वार्ड मेंबर्स हैं वो भी 20% होंगे और टोटल चेयरपर्सन हैं वो भी 20% होंगे। और महिलाओं का जो 33% रिजर्वेशन है हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, वर्टिकल नहीं, अलग से नहीं है। तो SC महिला, SC सामान्य, ST महिला, ST सामान्य, जनरल महिला और जनरल, इस तरीके से 5-6 कैटेगरीज बनाई जाती हैं। SC ओपन, SC महिला, ठीक है, इस तरीके से भाई, ठीक है। ठीक है, पेशा एक्ट देख लो, तो आया था उस साल जिस साल में सिलेक्ट हुआ है, पेशा नहीं, जब पहला मैंने अटेम्प्ट दिया था। परिसीमन गांव का होना तो चाहिए यार, तभी तो डिसाइड करेंगे अर्बन एरिया क्या है। लेकिन 2011 के बाद हमने कभी किया नहीं इन लोगों ने, हैं? 2011 में डिलिमिटेशन हुआ था सेंसस का, तो उसका तो हुआ नहीं अभी। लेकिन सुनो, कॉन्स्टिट्यूशन उसकी बात नहीं की गई है, तो इसका मतलब स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा कि उसका तरीका क्या होगा, और इसमें आप कोर्ट भी नहीं जा सकते हो, बवाले है। पेशा क्या है, अब ये किन राज्यों में लागू नहीं है, किन राज्यों में, अब सारे राज्यों में लागू हो गया है, हैं? हैं? नहीं, देखो भाई एग्जैक्ट पता करो यार। नहीं, उन राज्यों में है लेकिन ट्राइबल एरियाज में नहीं है शायद। अच्छा, वो सब तो पता है ना कि पहली पंचायत कहाँ बनी थी, राजस्थान नागौर। राजस्थान की बात, लेकिन 73 से पहले की बात है, 1959 की। फुल्ली इम्प्लीमेंटेड नहीं है। इतनी जगह कुछ हिस्साओं में नहीं है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद राजस्थान के बाद किसने अपनाया था इसको, आंध्र प्रदेश, और उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद महाराष्ट्र, ये सब देख लोगे आप, ठीक है। अब पेशा एक्ट क्या है वो देख लो आप। पेशा, तो प्रोविजन ऑफ पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटिंग टू पंचायत्स आर नॉट एप्लीकेबल टू द 5th शेड्यूल एरियाज।
However, the parliament may extend these provisions to such areas subject to such exceptions and modification as it may specify. अच्छा, गवर्नर की एक स्पेशल पावर भी थी कि जो ट्राइबल एरियाज हैं, अगर कोई पार्लियामेंट का रूल है तो वो ट्राइबल एरियाज में अगर गवर्नर चाहें तो उसे मॉडिफिकेशन के साथ या ना ही अप्लाई होने दें। वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, उसमें वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की सलाह नहीं मांगता है, वो गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर है, ध्यान रखना वो, ठीक है, कि जो एनी लॉ मेड बाय पार्लियामेंट, ठीक है, कैन ओनली बी इम्प्लीमेंटेड इन सम ट्राइबल एरियाज ऑफ सम स्टेट, जो 5th और 6th शेड्यूल में लिखा हुआ है, ओनली विद द कंसेंट ऑफ गवर्नर। तो ये कह रहे हैं 10 हैं अभी, तो इसमें इन्होंने यही एक्सटेंड किया है यार, बस, और क्या किया है। फीचर्स क्या हैं, तो स्टेट लेजिस्लेशन बनाएगा, पंचायत इन शेड्यूल्ड एरिया शैल बी इन कॉन्सोनेंस विद द, तो साथ में देख लोगे जो रिलीजियस प्रैक्टिस हैं उन सबके साथ मिलकर स्टेट लेजिस्लेचर, ग्राम सभा होगी। एक बार इसे पढ़ लो, इसमें बहुत कोई ऐसी खास चीज नहीं है। रिजर्वेशन सेम है, लेकिन ये कह रहे हैं हाउएवर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स शैल नॉट बी लेस देन 1/2 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द सीट्स, जो ट्राइबल एरियाज हैं, एंड ऑल सीट्स ऑफ चेयरपर्सन ऑफ पंचायत एट ऑल लेवल्स शैल बी रिजर्व्ड फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स। सर एक पॉइंट है कि जब पैसा लागू हुआ था तो केवल 8 स्टेट थे, 2+2 में 2022 में 2 ऐड कर दिए हैं। पैसा तो बड़ा लंबा दिया इन्होंने। देखो भाई इसको, आकाश कोई डाउट है बेटा? अरे पढ़ लो एक बार यार, 4-5 लाइन लिखी हुई हैं, फोन पे लगे हो यार। 50% रिजर्वेशन है सर इसमें। सर फर्स्ट स्टेट एमपी जो कुछ ऐसा लागू हुआ था। देखो ऐसा था, जब 1992 में एक्ट आया, ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड एरिया थे अंडर 5th शेड्यूल, उनको एक 1992 में एक्ट आया था, लगा 1990, ठीक है। तो जब 1992 में हमने एक्ट पारित किया तो उसमें था कि जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं, ठीक है, अंडर शेड्यूल 5, उनको इसके हटा दिया गया। उसके बाद शायद एक भूरिया कमीशन बना था 1995 में, भूरिया कमीशन, याद रखना, भूरिया कमीशन, जिसने रिकमेंड किया कि जो शेड्यूल्ड एरिया हैं, ठीक है, यहाँ भी क्या होना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट्स होना चाहिए। अब इसमें देखो जो शेड्यूल्ड एरिया हटाए गए उसका आर्टिकल ऐसा है 243M है शायद, 243M(4)(b), यही है ना, है? हाँ, 243 ये याद रख लेना कि जहां जहां अप्लाई नहीं करेगा, 243M(4)(b) है शायद, और 244A है, 244A भी देखो, टू 244(1) है ना, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड ट्राइबल एरिया, ठीक है। तो 2 हैं बेसिकली, एक पार्ट 10 में है और 243M(4)(b) में है, कह रहे हैं एक्सटेंशन होगा। अब पेशा में इन्होंने क्या किया है, यही कहा है कि ग्राम सभा को एम्पावरमेंट किया है, ठीक है, रिसोर्सेज पे, लैंड पे, लोकल डिस्प्यूट पे, और इन्होंने कहा कि इसके साथ साथ जो कस्टमरी प्रैक्टिसेस हैं और सोशल जस्टिस है, ट्रेडिशनल लॉज वगैरह हैं, ठीक है। सर पेशा में केवल 5th शेड्यूल को तो मतलब करा गया था ना, हाँ 5th शेड्यूल, और जो बाकी हैं जैसे नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, यहाँ पर नहीं है अभी। यहाँ ने इनके लिए, हाँ दिल्ली में तो है यार। देखो अब 243M पढ़ लो एक बार। Nothing in this part shall apply to the scheduled area referred to in clause 1, ठीक है, and tribal areas referred to in clause 2 of article 244। तो भाई मैं कह रहा हूँ 244 के क्लॉज 1 में जो एरियाज दिए हैं देख लो आप एक बार, ठीक है। द प्रोविजन ऑफ 5th शेड्यूल शैल अप्लाई टू द एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन एनी स्टेट अदर देन आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और
मिजोरम AMTM। तो इसका मतलब है यहां ये लागू नहीं होंगे। क्लॉज 2 क्या है? 6 शेड्यूल सेल अप्लाई, तो आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, यही है ना। अरे इन चारों में देखो, बाकी सब में जो कहानी क्या है कि जो शेड्यूल्ड एरिया है उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे किया जाएगा, तो 5th और 6th शेड्यूल में दिया है। 5th शेड्यूल में जनरल लिखा है और 6 में AMTM आसाम, इन 4 के बारे में लिखा है। तो यहां कह रहे हैं कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू द शेड्यूल्ड एरिया रिफर्स इन क्लॉज 1। तो क्लॉज 1 में इन 4 के अलावा शेड्यूल्ड एरिया है, एंड क्लॉज 2, क्लास 2 में 4 स्टेट हो गए। इसका मतलब जहां भी शेड्यूल्ड एरिया है वहां अभी ये एप्लीकेबल नहीं है। ठीक, फिर कह रहे हैं कि नथिंग इन दिस पार्ट शैल अप्लाई टू। अब पूरे नागालैंड में अप्लाई नहीं है, पूरे मेघालय में अप्लाई नहीं है और पूरे मिजोरम में अप्लाई नहीं है, ये भी लिखा हुआ है। इसके अलावा मणिपुर का जो हिल एरियाज हैं जहां डिस्ट्रिक्ट काउंसिल एग्जिस्ट कर रही हैं वहां अप्लाई नहीं है, वहां अप्लीकेबल नहीं है। लिखा नहीं लिखा है? ठीक है। नथिंग इन दिस पार्ट रिलेटिंग टू पंचायत एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल शैल अप्लाई टू द हिल एरिया। दार्जिलिंग में नहीं है क्योंकि वहां दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। तो इतनी जगह अप्लीकेबल नहीं है। ये देखो 243M, मणिपुर 243M, इसको देख लो एक बार। तो यहां अभी भी अप्लाई नहीं, नागालैंड, मेघालय, मिजोरम में। लेकिन जो शेड्यूल्ड एरिया हैं वहां अप्लाई करने के लिए इन्होंने पेसा एक्ट बना दिया है। ये है कहानी। ठीक है। तो मणिपुर, मेघालय, मिजोरम में अभी भी नहीं है, ये नहीं अप्लीकेबल है। ठीक है। अब जो शेड्यूल्ड एरियाज हैं जो अभी 10 राज्यों में हैं, 10 राज्यों में हैं, ठीक है, 10 राज्यों में है, वहां कर दिया है। लेकिन जो 6 शेड्यूल के हैं पेशा में अगर आप देखोगे, जो 6 शेड्यूल के एरियाज हैं आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, वहां अप्लीकेबल नहीं है पेशा। ठीक है। तो जो 5th शेड्यूल के ट्राइबल एरियाज हैं वहां अप्लीकेबल है। क्लियर है? दो बार लिख दिया मेघालय, मिजोरम, वो तो पहले भी आ गया था ना। कहां? जो 6 शेड्यूल लिखा था ना ऊपर, उसमें भी आ गया था। फिर सेकंड क्लॉज में फिर से लिखा हुआ नागालैंड। ऊपर लिखा है इनके अलावा बाकी राज्यों के लिए 5th शेड्यूल है, इनके अलावा। और 6th में लिखा है कि इन 4 के लिए 6th शेड्यूल है। ढंग से पढ़ो पूरी लाइन। भाई 5th शेड्यूल में क्या, कौन से राज्य दिए हुए हैं? सारे राज्य जहां शेड्यूल एरिया है एक्सेप्ट ये 4। सर ट्राइबल एरियाज इन क्लॉज 2, ठीक है सर, 244 के। हाँ। तो सर उसमें AMTM हो जाएगा। तो सर AMTM में ये 2 MP तो है, मिजोरम और मेघालय के, ये दोबारा से लिखा हुआ है। तो यहां पूरे में एप्लीकेबल नहीं है, वहां खाली ट्राइबल एरियाज की बात की जा रही है। तो यहां से सिर्फ भाई इनमें जो ट्राइबल एरियाज हैं वो तो यहां से आ गया क्योंकि 6th शेड्यूल में लिखा है। ठीक है। तो 5th शेड्यूल में वो राज्य हैं जहां ट्राइबल एरियाज हैं। ठीक है। टोटल कितने हैं? 10 हैं, टोटल 10 हैं। इसके अलावा 4 और हैं जो 6th शेड्यूल में हैं, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, 4 और हैं, 14 हैं। ठीक है। अब जो पेशा है वो 5th शेड्यूल के लिए है, 6th शेड्यूल के लिए नहीं है। पेशा है वो किसके लिए है? 5th शेड्यूल के लिए है, 6th शेड्यूल के लिए नहीं है। और 3 राज्य जो है नागालैंड, मेघालय और मिजोरम, इनमें शुरू से ही एप्लीकेबल नहीं है। नागालैंड, मेघालय और मिजोरम इसमें शुरू से ही एप्लीकेबल नहीं है। यही तो कहानी है। ठीक है। तो 3 में तो 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट कभी लागू ही नहीं हुआ। इसके अलावा जो 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए नहीं था, 6th शेड्यूल में जो ट्राइबल एरियाज थे उनके लिए नहीं था। पेशा में इन्हें जो 5th शेड्यूल में ट्राइबल एरियाज हैं वहां कहा कि वहां इसको रिफॉर्म फॉर्म में आप लगा सकते हो, जहां ग्राम पंचायत को आप अधिकार दे दोगे कि वो अपने रिलीजियस कस्टम, सोशल कस्टम ... और ज्यादा पावरफुल है ग्राम पंचायत। यहां ग्राम पंचायत जो है वो ज्यादा पावरफुल है। ठीक है। क्योंकि अमेंडिंग द पंचायती राज एक्ट। अब इसमें बस एक चीज ध्यान रखना है कि रिजर्वेशन ऑफ सीट इन शेड्यूल्ड एरिया इन एवरी पंचायत शैल बी इन प्रोपोर्शन टू द पॉपुलेशन ऑफ कम्युनिटीज फॉर हुम रिजर्वेशन इज शॉर्ट टू गिवन अंडर पार्ट 9 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है।
पार्ट 9 में क्या है, यही है, ठीक है। However, the reservation for the scheduled tribes shall not be less than 1/2 of the total number of seats. तो क्योंकि ट्राइबल एरियाज हैं ही, तो इन जनरल वहां पॉपुलेशन वैसे ही 90% है, वैसे ही पॉपुलेशन 80% है, ठीक है, तो वहां 80% सीट वैसे ही रिजर्व है, लेकिन फिर भी थोड़ा प्रिकॉशनरी मेजर लिख दिया कि हाफ से कम रिजर्वेशन नहीं हो सकता, ठीक है। फर्दर द सीट ऑफ चेयरपर्सन ऑफ ऑल लेवल्स, तो चेयरपर्सन हमेशा एसटी होगा, चेयरपर्सन हमेशा कौन होगा, एसटी होगा, एक तो ये चीज है, ठीक है। दूसरा, स्टेट गवर्नमेंट में नॉमिनेट सच शेड्यूल्ड ट्राइब्स which have no presentation in the panchayat at the intermediate level or the panchayat at the district level, but such nominations shall not exceed 1/10 of the total member. तो कह रहे हैं मान लो अगर कोई इलेक्ट होके पहुंचा ही नहीं है एसटी, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है वो कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकते, तो ये पैसा के थोड़े से डिटेल्ड प्रोविजन है जो मुझे लग नहीं रहा इतना ज़्यादा पीसीएस में पूछेंगे, बाकी आप टिक कर ले जाओगे। अब इतना का समझ में आ गया कि फिफ्थ शेड्यूल में 10 राज्य हैं, उन 10 राज्यों के लिए है और 3 राज्यों में नहीं है, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा सा पढ़ लोगे तो समझ में आ जाएगा क्या है। अब वो देख लो एक बार जल्दी से, क्या, म्यूनिसिपैलिटीज अच्छा एक बार बेटा सर इनके आर्टिकल देख लो जरा, वापस आओ जरा एक बार। 243 में डेफिनेशन है, 243A में ग्राम सभा है, 243B में पंचायत है, 243C में कंपोजिशन ऑफ पंचायत है, 243D में रिजर्वेशन है SC ST के लिए, ठीक है। 243E में ड्यूरेशन ऑफ पंचायत है, ये सब याद करो। 243F में डिस्क्वालिफिकेशन है, G में पावर्स हैं, H में क्या है, टैक्स, 243I में फाइनेंस कमीशन है, 243J में ऑडिट है, डिसाइड करेगा स्टेट लेजिस्लेचर, 243K में इलेक्शन कमीशन की बात है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, 243L में यूनियन टेरिटरीज और 243M में कहां कहां अप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और 243A में वही है कि इलेक्टोरल मैटर्स में कोर्ट का इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो सारे आर्टिकल आपको वैसे याद होने चाहिए, यहाँ सवाल 100% अच्छा सवाल बनाएंगे तो 243KL MNO करके पूछ लेंगे आपसे, हैं? तो डी में क्या है, रिजर्वेशन, आई में क्या है, फाइनेंस कमीशन, इलेक्शन कमीशन किसमें है, के में इलेक्शन कमीशन है, एम में क्या है, नॉट अप्लीकेबल, ओ में क्या है, कंटिन्यूएशन कोर्ट। तो ये देख लो भाई, ठीक है, इसका सवाल कर ले, आज इसका घटना चक्र बैठक कर लेना बस, ठीक है बेटा। अब म्यूनिसिपैलिटीज की क्या कहानी है, म्यूनिसिपैलिटीज आसान है, लगभग सारी चीजें हैं, ठीक है। अब म्यूनिसिपैलिटी में एक तो अर्बन एरिया हो गया भाई आपका, ठीक है, अर्बन एरिया, तो इन्होंने क्या लिखा है, म्यूनिसिपैलिटी 243P मेट्रोपोलिटन एरिया क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट क्या होगा, कमेटी क्या होगी, ठीक है, पंचायत, पॉपुलेशन, लेटेस्ट सेंसस की पॉपुलेशन है। अब कहते हैं 3 तरीके की म्यूनिसिपैलिटीज हैं, नगर पंचायत या जो भी आप नाम दो, उसके बाद म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कारपोरेशन। तो जो ट्रांजिशन एरिया है वो नगर पंचायत है, ठीक है, जो थोड़ा सा डेवलप हो गया है वो नगर पालिका हो गई, म्यूनिसिपल काउंसिल, ठीक है, और सबसे बड़ी कौन सी हो गई, म्यूनिसिपल कारपोरेशन। कितने म्यूनिसिपल कारपोरेशन है यूपी में, 17 हो गए, शाहजहांपुर ऐड हो गया म्यूनिसिपल, ठीक है भाई। अब कंपोजिशन, अब चलो इसका पहले जनरल देख लेते हैं, ठीक है, फिर एक्ट देखते हैं। अच्छा, इसमें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया हुआ है, ठीक। तो फर्स्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन कहां बना था, मद्रास में 1688 में बना दिया, सोचो इन्होंने, अंग्रेजों ने, बहुत होशियार थे भाई ये।
1726 ने बॉम्बे और कलकत्ता में बना दिया, ये सब अंग्रेजों ने बनाए हैं। उसके बाद लॉर्ड मेयो ने 1870 में फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की। लॉर्ड रिपन 1882 हमने देखा ही अभी, ठीक है। फिर कह रहे 1907 में एक रॉयल कमीशन ऑन डिसेंट्रलाइजेशन अपॉइंट किया गया था। फिर डायरकी में जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था ट्रांसफर सब्जेक्ट था, और 1935 में भी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट था वो प्रोविंशियल सब्जेक्ट था। उसके बाद भाई 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। अच्छा, जो कमिटीज वगैरह बनी है पंचायत के लिए बनी थी सारी, अर्बन बॉडीज के लिए नहीं बनी थी। तो अर्बन बॉडीज के लिए जो पहला इन्होंने लक्ष्मीकांत ने दिया है, इन अगस्त 1989 राजीव गांधी गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस द 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, नगर पालिका बिल इन द लोकसभा। द बिल एम्ड एट स्ट्रेंथनिंग एंड रिवैम्पिंग द म्युनिसिपल बॉडीज बाय कन्फरिंग ए कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस बाय देम। राज्यसभा में फेल हो गया, ठीक है। नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट अंडर बीपी सिंह इंट्रोड्यूस द रिवाइज नगर पालिका बिल अगेन इन सितंबर, लेकिन फिर वो लोकसभा ही डिसॉल्व हो गई थी, तो इसलिए बिल वो फेल हो गया। फिर फाइनली पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने 74वें संविधान संशोधन से इसको लेके आए। तो 3 बार प्रयास हुआ इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने का, राजीव गांधी, बीपी सिंह और फाइनली पीवी नरसिम्हा राव। बोलो बोलो। रिवाइज नगर पालिका बिल तो जब अगर उन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस आप देना चाह रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, तो 243 ओ तक वहां थे, MNO, ओ का मतलब बार, गोला नहीं कर सकते इंटरफेयर। पी से स्टार्ट है यहाँ, तो पी से आप जेड तक पहुंचे, फिर ZA, ZB, ZC आप वो स्टार्ट कर दिया आपने। तो 243 पी से 243 ZG 12 शेड्यूल हैं और उसमें 18 फंक्शन हैं, ठीक है। तो उसमें कितने फंक्शन थे? 29, यहाँ 18 फंक्शन हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दे दिया। अब यहां देखो 3 तरीके की है, ठीक है। एक तो नगर पंचायत हो गई, म्युनिसिपल काउंसिल हो गई, म्युनिसिपल कारपोरेशन हो गया। कंपोजिशन वही है कि जो म्युनिसिपैलिटी है, मतलब इनके जो वार्ड मेंबर है वो डायरेक्टली चुने जाएंगे, ठीक है। जैसे मैंने बताया था वार्ड में बांट दोगे, वार्ड मेंबर डायरेक्टली चुने जाएंगे। और चेयरपर्सन का इलेक्शन कैसे होगा, मतलब नगर पंचायत के अध्यक्ष जिसको बोलते हैं चेयरमैन साहब, नगर पालिका अध्यक्ष या महापौर, तो इनका इलेक्शन कैसे होगा, ये स्टेट बाय लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। यूपी में डायरेक्ट इलेक्शन है, तो यहाँ 1 टायर है, यहाँ मत सोचना 3 टायर है, नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, वो एक ही हो सकती इन तीनों में से, ठीक है। तो सिंगल टायर है। और जो पंचायत सिस्टम है वो कैसा है, 3 टायर है। तो एक ही जो रूरल एरिया है उसी में तुम्हारा पंचायत भी होगा, उसी में ब्लॉक भी होगा और उसी में जिला पंचायत भी होगी। लेकिन यहाँ सिंगल टायर है, 1 टायर है। तो या तो नगर पालिका होगी या नगर पंचायत होगी या नगर निगम होगा, नगर निगम होगा, ठीक है। धीरे से ला रहे हैं भाई। अब रिजर्वेशन ऑफ सीट्स, अच्छा अब इसमें तो ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं कि कुछ लोगों को नॉमिनेट कर सकती है स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एक तो इनके पास स्पेशल नॉलेज हो, लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेचर के जो मेंबर्स हैं, राज्यसभा और काउंसिल के भी मेंबर्स जो हैं, जो वहां रह रहे हो रजिस्टर। अच्छा एक चीज और है, वो रह गई, जैसे वहां याद करो, वहां इलेक्शन के लिए मिनिमम योग्यता कितने वर्ष चाहिए? 25 है, 21 है, 21 है भाई, तो वहां 21 साल है, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबली की सानू कितनी चाहिए? विधानसभा के लिए, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए हैं 30, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35, सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए नहीं है, तो याद रखो। गवर्नर के लिए 35 है ना, 35 है। तो 21 साल का आदमी, यहाँ 18 साल का आदमी वोट दे सकता है और 21 साल का व्यक्ति इलेक्ट हो सकता है। 21 साल का क्या चाहिए बेटा? हाँ पता, ढेर सारे लोग बन जा रहे हैं आजकल, हाँ हाँ
21 साल है, ठीक है। बाकी क्वालिफिकेशन है कि आप उसी जो जिला पंचायत क्षेत्र है उसी में आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए, ये है, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर की उस स्टेट में होने चाहिए, लोकसभा के लिए कहीं होने चाहिए। तो ये बात वहां पर भी डिस्कस की थी कि आप उसी पंचायत एरिया में आप रजिस्टर्ड वोटर होने चाहिए। जरूरी नहीं कि ग्राम प्रधान के लिए उसी गांव में हो, लेकिन उस पंचायत एरिया में हो। लखीमपुर पंचायत एरिया है तो लखीमपुर में हो, अब किसी भी आप वार्ड से इलेक्शन लड़ सकते हो, किसी ब्लॉक से लड़ सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद रिजर्वेशन। तो रिजर्वेशन की वही कहानी है कि भाई जो प्रोपोर्शनलिटी है, ठीक है, जो प्रोपोर्शनलिटी है वो क्या होगी, पॉपुलेशन के बेस पे होगी। तो 20% एससी पॉपुलेशन है तो उतने वार्ड मेंबर की सीट रिजर्व रहेंगी, ठीक है। अब यहां देखो, जैसे वहां तो है कि ढेर सारे ग्राम प्रधान होंगे तो कुछ रिजर्व कर दिए, ठीक है। यहां तो एक ही होगा, तो वो रिजर्व होगा या नहीं होगा, कैसे करोगे भाई। यहां तो देखो, वहां तो 3 स्तर पे थे, तो मतलब 50 प्रधान हो गए, 20 तुम्हारे ब्लॉक प्रमुख हो गए और एक चेयरपर्सन हो गया, तो 50, 20, 70, 71 लोग हो गए, तो वो हमने डिवाइड कर दिया पॉपुलेशन में। लेकिन यहां तो एक ही है, अब वो रिजर्व होगा या नहीं होगा तो अब स्टेट लेजिस्लेचर पे छोड़ दिया, जैसे तुम्हें कानून बनाना है बनाओ, ठीक है। तो वार्ड मेंबर में तो ठीक है, वार्ड मेंबर में पॉपुलेशन के हिसाब से है, ठीक है। लेकिन मैनर ऑफ रिजर्वेशन ऑफ ऑफिसर्स ऑफ चेयरपर्सन इन द म्यूनिसिपैलिटी फॉर SC, ST एंड वुमेन, ठीक है, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। ड्यूरेशन फिर से 5 साल है। अगर उससे पहले डिसॉल्व हो जाती हैं, डिसॉल्व वही डिसाइड करेगा, स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, तो रिमाइंडर ऑफ पीरियड के लिए आएंगी। लेकिन अगर रिमाइंडर ऑफ पीरियड 6 महीने से कम है तो फिर नए इलेक्शन होंगे, ये सेम है, ठीक है बेटा, ठीक है, वो सब आसान है। डिस्क्वालिफिकेशन, तो उसका लॉ बनाएगा भाई डिस्क्वालिफिकेशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन वहां हो ही गया। पावर फंक्शन फाइनेंस अपना टोटल टैक्स लगा लो। ऑडिट स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करेगा। एग्जेम्प्टेड एरिया, तो इसमें एग्जेम्प्टेड एरिया कौन से हैं? आर्टिकल कौन सा है? ZC, तो शेड्यूल्ड एरिया है भाई, पार्ट 1। लेकिन देखो इसमें वो 3 राज्य नहीं लिखे हैं जो वहां लिखे हैं, नागालैंड, मिजोरम और मेघालय। तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय में पंचायत है ही नहीं, लेकिन अर्बन बॉडीज हैं। तो या मिजोरम, हाँ ZC, तो नागालैंड, मिजोरम और मेघालय का जो ट्राइबल एरिया नहीं है, वहां पंचायत नहीं है लेकिन अर्बन बॉडीज हैं। याद रख पाओगे, वहां पंचायत नहीं है लेकिन अर्बन बॉडीज हैं। 3 राज्य थे, उन चार में तो खाली शेड्यूल्ड एरिया में नहीं है पंचायत, लेकिन नागालैंड में तो कहीं नहीं है। अब उसी में 2 तो कॉमन है, मिजोरम और मणिपुर, मेघालय, तो उसमें पूरे में नहीं है कि वो 3 अलग से लिख दिए, उन 3 राज्यों में नहीं है। लेकिन इसके बारे में बात नहीं की जा रही है। तो यहां भाई हैं, अर्बन बॉडीज हैं, ठीक है। लिखा भी हुआ है कि असम में 3 है, मेघालय में 3 है, त्रिपुरा में 1 है, मिजोरम में 3 है, ठीक है। अब डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, एक मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी बनाई जाएगी, बस इतने हैं भाई। और यहां भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, यहां भी कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता है। पार्ट 9B क्या डिलीट हो गया है? कुछ सेक्शंस की कॉन्स्टिट्यूशनलिटी कोर्ट ने क्या कर दी भाई, गड़बड़ कर दी है। अब इस पे क्लैरिटी नहीं है कैसे होगा। सर जो उसका DPSC भी एक था 43B, जो उसमें 97 अमेंडमेंट थ्रू आया था, और सर जो शायद आर्टिकल 19(1) में कोऑपरेटिव 19(1)C में कोऑपरेटिव सोसाइटीज की बात की, फंडामेंटल राइट का है उसको। अभी तो है भाई, बस ये जो कुछ एक्ट्स हैं कोऑपरेटिव, उसमें कुछ कोर्ट को दिक्कत थी, ठीक है।
अरे इसका सवाल देखना, कर लोगे आप लोग। चलो फिर अब इतना तुम लोग पढ़ो, हैं? ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे ट्यूसडे को। कब मिलेंगे? ट्यूसडे को मिलेंगे। हाँ, सोशियो करेंगे। हाँ वो करेंगे। और संडे को जो लोग नहीं जा रहे हैं आप लोग टेस्ट देने आना, यहीं तक का सिलेबस होगा। हाँ हाँ मैं फ्री हूँ।